श्री राम जय जय राम। नमस्कार, मैं हूं कमलकांत और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है नवोदय विज्ञान बाय के सर। प्यारे मित्रों, हमने पिछले वीडियो में पादप प्रजनन से संबंधित शीर्षक पर चर्चा शुरू की थी और वो चर्चा हमारी पहुंच गई थी नर युग्मक के निर्माण से लेकर मादा युग्मक के निर्माण तक, जिन्हें हमें क्रमशः लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन का नाम दिया था। लघु बीजाणु जनन में हमने देखा था कि एक पराग कण का निर्माण हुआ था, जिसमें एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका उपस्थित थी। और वहीं दीर्घ बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु जनन में हमने देखा था कि बीजांड काय में अंडाशय के भ्रूण कोश में 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक वाली एक भ्रूण कोश का परिपक्व भ्रूण कोश का निर्माण हुआ था। अब उसके बाद आगे हम बात करने जा रहे हैं प्रजनन के उसी क्रम में। अभी तक दोनों नर और मादा युग्मकों का केवल निर्माण हुआ था। आगे की प्रक्रिया जो है, जिसको हम युग्मक स्थानांतरण के नाम से जानते हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं परागण की। परागण को अंग्रेजी में कहा जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जिस परागकोश में हम बात कर रहे थे परागकणों का निर्माण हो रहा था, उस परागकोश के परिपक्व होने पर वो फूट जाता है और वहां से निकले हुए परागकण जो है वो पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, और इसे हम सामान्य भाषा में झड़ना भी कहते हैं। मतलब परागकण वर्तिकाग्र पर झड़ जाते हैं। और ये प्रक्रिया जो है वो बायोलॉजी की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर 3 तरीके की हो सकती है। सबसे पहला तरीका जो है वो कहलाता है स्वयुग्मन, मतलब ऑटोगेमी। स्वयुग्मन या ऑटोगेमी एक ऐसा तरीका है जिसमें प्लांट भी सेम होता है और फ्लावर भी सेम होता है। मतलब एक ही प्लांट के फ्लावर के परागकोश से निकलने वाले परागकण उसी प्लांट के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। तो इस घटना को हम स्वयुग्मन बोलते हैं। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि खुद का खुद में ही झड़ रहा है परागकण, इसलिए इस घटना के लिए परागकोश और वर्तिकाग्र का पास पास रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा उसके लिए आवश्यक चीज है समकाल परिपक्वता। दोनों अंग जो है, चाहे वो परागकोश हो चाहे वो वर्तिकाग्र हो, दोनों एक साथ मैच्योर होने चाहिए। परिपक्वता का मतलब है मैच्योरिटी। दोनों की मैच्योरिटी एक साथ होनी चाहिए। अगर एक 5 दिन पहले मैच्योर हो गया था, एक दिन 5 दिन बाद मैच्योर होता है, तो वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों की समकाल परिपक्वता भी आवश्यक है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है आवृत पुष्प। मतलब फूल जो है वो बिल्कुल बंद होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, ढके हुए होते हैं। तो बाहर से कोई परागकण उनके अंदर प्रवेश करे, इसकी संभावना बहुत कम होती है। और इसलिए हम ये कहते हैं कि स्वयुग्मन के केस में ज्यादातर ये देखा जाता है कि पुष्प जो है वो जनरली क्लोज होते हैं। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर संभावना ऐसी देखी जाती है। उसके हम उदाहरण की बात करते हैं तो वायोला, जिसको सामान्य रूप से पानसी कहा जाता है, उसी की तरीके से एक पादप है ऑक्जेलिस, जिसमें ब्लू कलर के फूल आते हैं। ऐसे ही कोमेलिना है, इसकी भी कनकोवा की कई प्रजातियां पाई जाती है। उनमें 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, उन्मिल परागणी पुष्प और अनुन्मिल परागणी पुष्प। उन्मिल परागणी पुष्प जो है वो अनावर्त होते हैं और सामान्य पुष्पों की तरह दिखते हैं, जिनमें स्वपरागण भी हो सकता है और परापरागण भी संभव हो सकता है। जबकि अनुन्मिल्य परागणी पुष्प जो होते हैं वो आवर्त होते हैं और मोस्टली अंडरग्राउंड होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। मतलब एक ही प्लांट में 2 तरीके के फ्लावर आते हैं। अभी मैं इस डायग्राम में आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। और जैसा कि ये देख रहे हैं कि ढके हुए बंद हैं और हमेशा जमीन के अंदर है, तो इनमें हमेशा संभावना रहती है कि स्वपरागणी होता है, परपरागणी इनमें हो ही नहीं सकता है। उसके बाद दूसरी परागण की जो प्रक्रिया है उसकी बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण जो है उसके लिए हमें प्लांट जो होता है वो भी सेम लेना होता है। मतलब अगर परागण के दौरान प्लांट भी सेम है, लेकिन उसी प्लांट के किसी दूसरे फूल पे वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण हो रहा है, तो उसे हम सजात पुष्पी परागण बोलते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि फ्लावर जो है वो डिफरेंट है, इसलिए हम इसको क्या मान रहे हैं, अनावृत पुष्प मान रहे हैं। क्योंकि दूसरे फूल पर वर्तिकाग्र पर जब भी परागकोश जा सकते हैं जब वो फूल जो है वो थोड़ा खुला हुआ हो, खिला हुआ हो।
और ये मोस्टली जो है वो कारकों के द्वारा होता है। कारकों की बात अभी हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम तीसरा प्रकार देखते हैं, उसको कहा जाता है पर निषेचन। कई बार इसको क्रॉस पोलिनेशन भी लिखा जाता है। क्रॉस पोलिनेशन या पर निषेचन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर प्लांट ही चेंज हो गया भाई। अब तक हम देख रहे थे कि एक ही प्लांट का एक ही फ्लोर है, फिर हमने देखा कि प्लांट सेम है लेकिन फ्लोर चेंज हो गया है। और ये तीसरा जो है वो सबसे आउटस्टैंडिंग है, इसमें प्लांट ही पूरा डिफरेंट लग गया। तो फ्लावर तो डिफरेंट होगा ही होगा, क्योंकि पेड़ ही अलग है तो फूल तो अलग होगा ही होगा। इसमें ही केवल आनुवांशिक रूप से भिन्न परागणों के आने की संभावना रहती है। जैसे हम अपने मानव समाज में शादियों से पहले गोत्र वगैरह देखकर और किसी दूसरे परिवार से बहू का या दूल्हे का, वधू का या वर का चयन करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर निषेचन देखा जा रहा है, जिसमें आनुवांशिकता है, मतलब इनके खानदान, इनकी जेनेटिक्स जो है वो डिफरेंट होगी। अब हम बात करते हैं परागण के कारकों की। परागण के कारक जो होते हैं उनमें अगर हम देखते हैं तो जैविक और अजैविक दो प्रकार के कारक हमें देखने को मिलते हैं, जैविक और अजैविक कारक। अजैविक कारक जो है उनको कई बार हम एबायोटिक अंग्रेजी में बोल देते हैं, और जो जैविक कारक हैं उनको हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर या अजैविक कारक जो है उनमें मुख्य रूप से वायु और जल है। वायु में जो होते हैं, वायु के माध्यम से जो परागण होता है उसके लिए भी कुछ कंडीशन या कुछ अनुकूलन होते हैं जिन्हें हमें समझना होगा। सबसे पहला है कि वायु द्वारा होने वाले परागण में परागकणों की संख्या जो है वो असंख्य होनी चाहिए, क्योंकि हवा के थ्रू माइग्रेट करते हैं, स्थानांतरित होते हैं, तो संभावना यह होती है कि उनका मिलान होने के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। इसलिए जो पेड़ होते हैं जो वायु के द्वारा परागण परफॉर्म करते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में परागणों का उत्पादन करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये पूरी घटना जो है वो हवा में है, हवा के माध्यम से है, तो संयोगवश हम कह सकते हैं, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं है, इसलिए हम बात कर रहे थे कि ज्यादा परागण पैदा होते हैं असंख्य। तीसरी बात जो हम देख रहे हैं वो है हल्के और पंखदार परागण होते हैं। हल्के इसलिए ताकि वो हवा में आराम से उड़ सके, और पंखदार का मतलब आप समझ रहे हो, क्योंकि पंखदार होगा तभी वो हवा में रजिस्ट कर पाएगा, हवा में रुक पाएगा। जैसा कि पैराशूट से कूदता हुआ सैनिक देख रहे हैं, हाल फिलहाल युद्ध का माहौल चल रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में भयंकर टकराव हो रहा है, और उसी के बीच हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जंग की अपडेट्स के साथ साथ। तीसरी बात जो है उनका वर्तिकाग्र जो होता है वो वृहद होता है, मतलब थोड़ा फैला हुआ होता है, चौड़ा होता है, जो परागण को ग्रहण करने के लिए होता है। और पिच्छाकार होता है। पिच्छाकार का मतलब है कि जैसे झाड़ू होती है, जैसे खजूर और नारियल की पत्तियां ज्यादा फैली हुई होती है, इस तरीके से फैला हुआ वर्तिकाग्र होता है। तो वो फैला हुआ वर्तिकाग्र जो है उस पर परागण जो है वो आराम से चिपक जाता है, अटक जाता है। और अगली बात है कि इनके अंडाशय में एक ही बीजांड जनरली देखा जाता है, और उसका उदाहरण भी हम बात करेंगे। तो मक्का का जो फुंदने होते हैं, जो टेसल्स होते हैं, जो आपने मक्का का भी देखा होगा, तो उसमें ब्राउन कलर के, डार्क ब्राउन या ग्रे ब्राउन कलर के कुछ फाइबर्स जो है वो बाहर की तरफ निकले होते हैं। वो एग्जैक्टली फाइबर्स जो है नहीं है, उनको सामान्य भाषा में राजस्थानी में मक्के की मूछ कहा जाता है। तो वो मक्के की मूछ नहीं है, मूछ तो इंसानों की, मर्दों की होती है। मक्के के जो होते हैं वो वर्तिकाग्र होते हैं। और आप कभी ध्यान से देखोगे आपके छिलका हटा के, तो प्रत्येक जो वो हेयर जैसी स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली वर्तिकाग्र है। वो हर रेशा जो है वो एक मक्के के दाने के साथ जुड़ा होता है, मतलब उस दाने के निर्माण में उस बाल का, उस टेसल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वास्तव में वो क्या है, वास्तव में वो एक वर्तिकाग्र होता है। उसके बाद कई प्रकार की घासों की प्रजातियां हैं, उनमें भी वायु के द्वारा परागण देखने को मिलता है। दूसरा कारक जो है अजैविक, वो है जल, और ये उच्च पादपों में काफी दुर्लभ देखा जाता है, क्योंकि जल का जो ज्यादा रोल है वो निम्न वर्ग के पादपों में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिनमें अलैंगिक जनन की घटनाएं होती है, जैसे कि शैवाल है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है। ऐसे निम्न वर्गीय पादपों में ये जल के द्वारा परागण जो है वो देखा जाता है, और जल का द्वारा परागण जो है वो काफी दुर्लभ है। लेकिन लगभग 30 वंश ऐसे हैं, 30 फैमिली जैसी है, जीनस ऐसे हैं जिनमें जल के द्वारा परागण होता है। इनमें से ज्यादातर एक बीजपत्री पादप होते हैं। इनमें लंबे फीते जैसे श्लेष्मिक आवरण वाले परागण होते हैं, बड़े बड़े रिबन जैसे परागण होते हैं, ताकि वो पानी के बहाव के साथ बहते रहते हैं, और जहां भी वर्तिकाग्र है उस पर लिपट के उस पर उलझ जाते हैं, लंबे होते हैं, इसलिए उलझना संभव होता है। तो यह हमेशा ध्यान रखना है कि वायु वाले जो परागण होते हैं वो तो हल्के और पंखदार होते हैं, जबकि जल वाले जो होते हैं हमेशा लंबे फीते वाले
और श्लेष्मिक आवरण होते हैं। श्लेष्मिक का मतलब है कि गोंद जैसा उन पर चिपचिपा आवरण होता है, ताकि पानी के अंदर वो वर्तिकाग्र से जैसे कांटेक्ट में आते हैं चिपक जाते हैं। उसका उदाहरण हम देख रहे हैं हाइड्रिला वेलिसनेरिया, और समुद्री घास है जिसका नाम है जोस्टेरा। हाइड्रिला वेलिसनेरिया सामान्यतः कहीं भी जलाशयों में, तालाब वगैरह के किनारे देखा जा सकता है। जोस्टेरा जो है एक समुद्री घास है, ये हमको समुद्रों में देखने को मिलती है। उसके अलावा दूसरा कारक जो है उनको हम कहते हैं जैविक कारक, और जैविक कारक में जो है मोस्टली हम एनिमल्स की बात करते हैं, प्राणियों की बात करते हैं, जंतुओं की बात करते हैं। जैसे कि हो गई मधुमक्खियां, हो गई तितलियां, हो गई भौरे, हो गए बर, हो गई एक छोटी सी चींटी जैसी होती है, और ये चींटी ही हो गई, सलब कीट हो गए जो व्हाइट कलर की तितली सी आती है, जिनको अपन पतंगा भी बोलते हैं या परवाना भी बोलते हैं, जिस पर कई फिल्मी गाने बने हुए होते हैं, शमा और परवाना के। जो लाइट जलती है, दिया जलता है, मोमबत्ती जलता है, तो एक व्हाइट कलर की तितली सी आती है, उसको ही मोस्टली हम क्या मानते हैं, सलब मानते हैं। उसके अलावा कई पक्षी है, जैसे गुंजन है या शंखखोरा जैसे पक्षी है, छोटी छोटी चिड़ियाएं होती है, इनका भी परागण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे कई प्रजातियों में चमगादड़ का भी रोल होता है, जो कि एक स्तनधारी प्राणी है। ध्यान रखना, चमगादड़ जो है वो पक्षी की तरह उड़ता है, लेकिन वो पक्षी नहीं है, वो एक स्तनधारी प्राणी है। उसका भी परागण में रोल होता है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा स्तनधारी प्राणी जो है वो परागण में हेल्प करता है, तो एक तो हो गया चमगादड़। उसके अलावा छिपकली जो है वो सरीसृप से आती है, जैसे गीको छिपकली है प्रजाति एक छिपकली की। उसके अलावा उपवन छिपकली है, वो भी परागण करती है। उसके अलावा दूसरा स्तनधारी प्राणी है जिसको हम बोलते हैं नर लेम्यूर, नर वानर जो होता है, वो भी फूलों से इतना आकर्षित होता है कि उनको इधर उधर उठापटक करने के चक्कर में परागण ऐसे ही करता रहता है। और इसी तरीके से प्रकृति में पता नहीं क्या क्या एक दूसरे के काम चलते रहते हैं। और ये सारा खेल जो होता है वो एक विशेष पदार्थ की वजह से होता है, जिसको मकरंद बोलते हैं। और मकरंद के साथ साथ कुछ फूलों में, जैसे हम गुलाब मोगरा में देखते हैं, सुगंध का भी बड़ा आकर्षण होता है। कि मतलब ये सारे जंतु जो है, प्राणी जो है, वो इस मकरंद या सुगंध के चक्कर में आकर्षित होते हैं। और ये मकरंद जो है ये गिफ्ट के रूप में, पारितोष के रूप में उनको प्राप्त होता है, जिससे मधुमक्खियां अधिकतर शहद वगैरह बनाने का काम करती है। और अगर जो तितली वगैरह शहद नहीं भी बनाती है, वो मकरंद को पोषण के रूप में, न्यूट्रिशियस जूस के रूप में अपनी स्ट्रो लगा के, अपना चूसकांग लगा के उसको चूसती रहती है। और ये मकरंद एग्जैक्टली जो होता है वो वर्तिकाग्र के ऊपर होता है। अब हम बात कर रहे हैं अगले टॉपिक की। उससे पहले एक चीज देखना चाहेंगे कि देखो, जलकुंभी, जिसको बंगाल का आतंक या वाटर हाइसिंथस भी कहा जाता है, ये जलकुंभी और वाटर लिली कुमुदिनी जो है वो दो ऐसे प्लांट हैं जो रहते तो पानी में है, लेकिन अधिकतर ये पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं और नेगेटिव आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं कि जलाशय में रहने वाले पौधे, तो जल के द्वारा इनमें परागण होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नोट पॉइंट आउट किया है। जलकुंभी और वाटर लिली, जिसको कुमुदिनी कहते हैं, वो दो एक ऐसे पादप है जिनमें हमेशा कीट या फिर वायु के द्वारा ही परागण संभव होता है। इसमें जल का बिल्कुल भी कोई रोल नहीं होता है। तो इस तरीके से हम परागण को समझ सकते हैं। अब वापस में हम बात करता हूं उन्मिल्य और अनुन्मिल्य पुष्प की, जिनको मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको शो करने जा रहा हूं। ध्यान से आप लोग देखेंगे। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखेगा। उस डायग्राम की सहायता से आप समझ सकते हैं। कल यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि किस तरीके से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, जिसमें एक परिपक्व भ्रूणकोश बन जाता है, जिसमें 3 और 3 6 और बीच वाली एक ये बड़ी वाली केंद्रीय कोशिका 7 कोशिकाएं बनी थी। और उसके बाद परागण की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये देखिए, ये अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प, जैसे कि इस फूल में आप देख रहे हो कि मधुमक्खी जो है वो यहाँ पर बैठी है और इसके द्वारा परागण की प्रक्रिया हो रही है, इसको दर्शाया गया है। ऐसे ही ये जो है वो क्लोज फ्लावर है, ये बंद या आवृत पुष्प है, ये खुले हुए नहीं है पूरी तरीके से, इसलिए इनमें हमेशा स्वयं परागण होने की संभावना रहती है। आई थिंक ये फूल जो है वो मटर का होना चाहिए, क्योंकि उनमें क्रॉस पोलिनेशन की बजाय सेल्फ पोलिनेशन मतलब स्वयं परागण बहुत ज्यादा होता है। और ये देखिए वायोला का जो प्लांट है, एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है। इसमें ये उन्मिल परागणी पुष्प है जो सामान्य फूलों की तरह खुले हुए हैं और इनमें स्वयं परागण और पर परागण दोनों की संभावना होती है। जबकि अनुन्मिल्य परागणी पुष्प जो है वो जमीन के अंदर जड़ों के साथ में पैरेलल दिख रहे हैं और ये अंदर हैं, दबे हुए हैं, क्लोज्ड हैं, इसलिए इनमें संभावना है कि परागण की बजाय स्वयं परागण होता है, बाहर से नहीं आता है, अंदर के अंदर ही हो जाता है। उसके अलावा फिर अगर हम अगले डायग्राम में देख रहे हैं तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो
अकेले जी नहीं पाते हैं, उनका जीवन कीटों के बिना पूरा नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि उनके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए कुछ कीटों की आवश्यकता होती है। तो उसमें से पहला उदाहरण है युक्का पादप का। ये युक्का पादप का प्लांट फ्लावर देख रहे हैं, और इसमें ये सलभ कीट जो है, ये देखिए सलभ कीट जो है, इसके अंदर ओविपोजिटर मतलब इसका ये अंग जो है वो अंडे देने वाला अंग है, और ये यहाँ पर फूल के अंदर ही अपने अंडे दे रहा है। जैसे जैसे इस फूल का विकास होता है वैसे वैसे इन अंडों का भी डेवलपमेंट होता है, और उनसे लार्वा और उसके बच्चे निकलते हैं छोटे छोटे। तो इन दोनों का जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा है, ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, मर जाएंगे। उसी तरीके से ये देखो, ये अमोर्फोफेलस, ये बहुत बड़ा फूल है, ये प्लांट नहीं है पूरा, एक फ्लावर ही है जिसमें ये एक छोटू खड़ा है, और ये छोटू वैसे कम हाइट का है। ऐसा कहा जाता है कि ये 6 से 7 फीट का फ्लोर आराम से, देखने को भी लग रहा है कि अगर ये 4 फीट का भी होगा बंदा तो 6 फीट का फ्लोर तो ये होगा ही होगा। तो अमोर्फोफेलस भी एक ऐसा प्लांट है जिसमें दूसरी प्रजातियां जो है वो सलभ की प्रजातियां अंडे देकर ही अपना जीवन चक्र पूरा करती है। मतलब उन कीड़ों की प्रजातियां इनके फूलों के बिना अपना जीवन, अपने बच्चे, अंडे नहीं दे सकती है। उसी तरीके से परागण की दृष्टि से ये जो फूल हैं ये भी अपना जीवन आगे या अपनी संतान, अपना बीज आगे नहीं विकसित करते हैं जब तक कि इनमें वो सुविधा न हो, जब तक कि इनमें कीटों के द्वारा परागण नहीं किया जाए। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि परागण जो है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो साथियों, जो हमने परागण की बात कही है उसके बाद हमें एक चीज और समझनी होगी कि ज्यादातर पादप जो होते हैं वो उभयलिंगी पुष्प बनाते हैं। उभयलिंगी का मतलब है कि उनमें बाइसेक्सुअल फ्लोर होते हैं, मतलब एक ही पुष्प में पुंकेसर भी पाए जाते हैं और उसी पुष्प में जायांग भी उपस्थित होते हैं। तो इसलिए उनमें ज्यादा संभावना जो होती है वो परागण, स्वपरागण की होती है या स्वयुग्मन की होती है। और बार बार किसी प्रजाति में खुद में ही एक ही कुनबे में, एक ही खानदान में या एक ही जीव के अंदर ही अगर प्रजनन होता रहेगा तो लगातार उस अंतः प्रजनन, उसको अंतः प्रजनन कहेंगे, उसकी वजह से क्वालिटी जो घट जाती है, गुणवत्ता कम हो जाती है, जिसे हम अंतः प्रजनन अवसादन कहते हैं। इस वजह से गुणवत्ता हट जाती है। और ये चीज आपको यहाँ से देखने को मिलेगी कि हमारे समाज में भी जो शादियां होती है वो एक जाति विशेष में भी, कास्ट विशेष में भी गोत्र को ध्यान में रखते हुए, उनको अवॉइड करते हुए देखा जाता है, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की गुणवत्ता घटने की बजाय थोड़ी बेटर हो, अच्छी संभावना को तलाशते हुए ऐसा देखा जाता है। तो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने इसी वैज्ञानिक अंतः प्रजनन अवसादन सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, समझते हुए इतने हजारों साल पहले ही वैवाहिक सिस्टम में ये सारी चीजें व्यवस्थित कर दी थी। अब हम बात करते हैं कि अगर पेड़ पौधों में ऐसा होता है कि अगर उनकी गुणवत्ता लगातार घटने की संभावना रहती है तो अब तक तो सारे पेड़ पौधों की क्वालिटी खराब हो जाती है, पर ऐसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि पेड़ पौधों ने कुछ प्राकृतिक अनुकूलन अपने आप प्रदर्शित किए हैं। और वो क्या क्या हो सकते हैं? विषम काल परिपक्वता, पुंकेसर और वर्तिकाग्र जो है वो अलग अलग समय पर, पोमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, एक पहले हो जाता है एक बाद में होता है। तो उनकी टाइमिंग अलग होने की वजह से एक ही फूल में स्वयुग्मन होने की संभावना जो होती है वो कम हो जाती है। उसके अलावा परागकोश और वर्तिकाग्र की स्थिति जो है वो भी दूर दूर हो सकती है, उसकी वजह से उनमें आसपास युग्मकों का पहुंचना, परागणों का पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। उसके अलावा है स्व असामंजस्य, तीसरा तरीका, और इसको हम रासायनिक संवाद के तरीके से भी देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से परागकण वर्तिकाग्र पहुंचते ही रासायनिक संवाद करता है। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हो, इस घटना को हम रासायनिक संवाद नाम दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये है स्व सामंजस्य, मतलब एक किसी परागकण को, जैसे दुल्हन या दूल्हा अपने पार्टनर को रिजेक्ट कर सकता है, देखते ही चॉइस में मना कर सकता है कि नहीं नहीं मुझे ये पसंद नहीं है। उसी तरीके से पेड़ पौधों में भी कुछ प्रजातियों में ये फैसिलिटी पाई जाती है कि परागकण आने के बाद भी वर्तिकाग्र जो है उसको अलाउ नहीं करता है आगे की कार्यक्रम के लिए। चौथा जो तरीका है वो होता है एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन, जैसे कि मक्का, अरंड और पपीता में देखा जाता है। मक्का में जैसे हम टेस्ला की बात कर रहे थे, तो वो जो मक्का आता है वो तो एक मादा पुष्प है जिसपर वो मूछ या टेसल्स लगे हुए होते हैं। उसके अलावा मक्का के प्लांट के ऊपर ही ऊपर शीर्ष पे जो एक कलंगी सी बनी हुई आती है, 2-3 ऐसे उसमें फिलामेंट दिखते हैं, वो नर पुष्प का उदाहरण है। तो मक्का में नर पुष्प जो है वो शीर्ष पर आता है और उसके स्टेम के बीच में ही, मतलब उसकी कमर वाली हाइट के लगभग ही टेसले वाले मादा पुष्प जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। तो ये एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन भी अंतः प्रजनन अवसादन को
कंट्रोल करता है, रोकता है। और इन सभी चारों तरीकों को हम बही प्रजनन युक्तियों के नाम से जानते हैं। मतलब अंतः प्रजनन को अवॉइड करने के लिए, अंतः प्रजनन से बचने के लिए पुष्पों ने जो अनुकूलन किए प्राकृतिक रूप से, उन्हें हम बही प्रजनन युक्तियां कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे परागण हो जाता है, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद डियर स्टूडेंट शुरू होता है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, मतलब रासायनिक संवाद। और रासायनिक संवाद ये हम कह सकते हैं नए जमाने के हिसाब से चैटिंग। तो ये चैटिंग जो होती है वो दो के बीच में चलती है। एक तो होता है परागकण जो आप यहाँ पर रेड कलर से देख रहे हैं, और दूसरा होता है ये वर्तिकाग्र। परागकण और वर्तिकाग्र के बीच में रासायनिक चैटिंग चलती है। अगर उनका मामला फिट बैठता है तो आगे प्रक्रिया बढ़ती है, अगर नहीं बैठता है तो परागकण कितना ही सुंदर हो, कितना ही फूट रहा हो, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन हम आगे समझने के लिए ऐसा मानकर चलते हैं कि माना कि ये परागकण जो आए हैं उनको वर्तिकाग्र ने स्वीकार किया है, उनका वेलकम किया है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखो ये परागकण जो हम चित्र देख रहे हैं, ये इसका स्पोरोलिन से बना हुआ बाह्य चोल है, और इसके अंदर वाला जो है ये अंतःचोल है। अंतःचोल के अंदर की तरफ हमने कल देखी थी, दो कोशिकाएं होती है, एक कायिक कोशिका होती है और एक जनन कोशिका होती है। कायिक कोशिका जो होती है वो भविष्य में चलकर परागनली का निर्माण करती है, जबकि जनन कोशिका क्या करती है? समसूत्री विभाजन करती है और उसके केंद्रक जो है वो दो नर युग्मकों का निर्माण करते हैं। मतलब एक कोशिका से ही वो दो कोशिकाएं बन जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं चित्र में कि जैसे ये वर्तिकाग्र है, इस पे परागकण आया, ये वाला परागकण जो हो पराग नलिका का निर्माण कर रहा है कायिक कोशिका की सहायता से। और ये दूसरे वाले परागकण को अगर हम देखते हैं तो इसने पराग नलिका पूरी बना के, और ये पराग नलिका इसकी बीजांड तक पहुंच गई है, बीजांड द्वार तक। गुरु बीजाणु धनिका या भ्रूण कोश का जो बीजांड द्वार है वहां तक पराग नलिका पहुंच रही है। और इस पराग नलिका में पीछे पीछे दो नर युग्मक आप यहाँ देख सकते हैं, दो डॉट्स की तरह दो नर युग्मक जो है वो आगे आगे गति कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा? ये दोनों नर युग्मक जो है वो बीजांड तक पहुंच जाएंगे, और वहां पर जाने के बाद घटना होगी असली जनन की, जिसे कहा जाता है निषेचन। और निषेचन यहाँ पर पुष्पीय पादपों में जो है वो एक विशिष्ट तरीके से होता है, यूनिक होता है, और उसको कहा जाता है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन क्यों होता है? क्योंकि हमें यहाँ समझना होगा, दो नर युग्मक बन रहे हैं, दोनों नर युग्मक किसी न किसी के साथ जाके भिड़ेंगे, मिलेंगे, संलयन करेंगे, इस वजह से निषेचन भी दो जगह होने वाला है, इसलिए इसको दोहरा निषेचन कहते हैं। आइए समझते हैं कैसे होता है। पहला नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका के साथ संगलित होता है, अभी हम डायग्राम में और अच्छे से समझेंगे। पहला नर युग्मक अंड कोशिका से संगलित हो जाता है और उससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, और इस घटना को सत्य निषेचन या सिनगेमी कहा जाता है। दोबारा से देखते हैं, दो नर युग्मकों में से पहला नर युग्मक जो यहाँ पर पहुंचता है, सबसे पहले अंड कोशिका के साथ संगलित होता है, जुड़ जाता है, उसको हम युग्मनज कहते हैं। बनने वाली कोशिका को जो द्विगुणित होती है, और इस घटना को सत्य निषेचन या अंग्रेजी में सिनगेमी कहा जाता है। जबकि दूसरा नर युग्मक होता है वो केंद्रीय कोशिका के ध्रुवीय केंद्रकों से, जो बीच में 7 कोशिकाओं में से जो बीच वाली कोशिका थी जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक थे, उसके साथ संगलित होता है, दोनों ध्रुवीय केंद्रकों के साथ। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण होता है, जो कि त्रिगुणित होती है। तो यहाँ पर 3 केंद्रकों का मिलान हो रहा है, इसलिए इस घटना को क्या कहा जाता है? त्रिसंलयन कहा जाता है। तो सत्य निषेचन जिसमें युग्मनज बनता है, त्रिसंलयन जिसमें भ्रूणपोष बनता है, दोनों घटनाओं को मिलाकर कहा जाता है दोहरा निषेचन। अब इस घटना को हम फिर से एक डायग्राम की मदद से देखेंगे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं शो करने जा रहा हूं, ये देखिए, ये हमने सहजीवन देखा था परागण के केस में, जो अपने जीवन चक्र एक दूसरे के बिना पूरा नहीं कर रहे थे। और ये देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें आराम से पहला चित्र जो आप मेरे कर्सर के साथ देख रहे हैं, जो रेड ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहा है आपको, ये रेड ऑरेंज कलर का जो डायग्राम है, ये वास्तव में ये डायग्राम जो है वो सूक्ष्मदर्शी का एक व्यू दिखा रहा है। इस व्यू में क्या हो रहा है? इस व्यू में पराग नलिकाओं का निर्माण हो रहा है परागकणों के अंकुरण के साथ साथ। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये परागकण है, और ये बारीक बारीक धागे जो दिख रहे हैं, इनसे पराग नलिकाएं निकल रही है। ये बहुत ही ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला मैग्नीफाइंग इमेज, इसलिए आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। ये भी इसी तरीका का है, इसमें थोड़ा कलर चेंज है। ये भी छोटी छोटी जो आपको हेयर्स दिख रहे हैं, ये वास्तव में हेयर नहीं है, ये पराग नलिकाएं हैं। बहुत सारे परागकण गिरे हुए हैं, तो बहुत सारी पराग नलिकाओं का निर्माण हो रहा है। और ये देखिए डायग्राम, जैसा कि हम अभी बोर्ड पर देख रहे थे, ये वर्तिकाग्र है पुष्प का,
ये नीचे अंडाशय है, अंडाशय में बीजांड परिपक्व है और इस परिपक्व बीजांड में इस तरीके से देखिए ये 7 कोशिकाएं व्यवस्थित है। अब ये पराग नलिका जैसे यहाँ पर आगे बढ़ रही है तो अंड कोशिका बीच में है, साइड में सहायक कोशिकाएं। और इस डायग्राम को और जूम करके अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये देखिए ये वाला केस है पहले, जिसमें ये देखिए 2 नर युग्मक आ गए हैं और ये पराग नलिका की सहायता से यहाँ पर तंतु रूप उपकरण के पास आ रहे हैं। तंतु रूप उपकरण जो है वो इनको सही रास्ता दिखाएगा, इधर उधर नहीं जाने देगा और ये साई कोशिका में घुस जाते हैं। इस तरीके से ये देखिए तंतु रूप समुच्चय की सहायता से साई कोशिका में आके और ये अपने दोनों नर युग्मक जो है वो यहाँ पर मुक्त कर रहे हैं। पराग नलिका के दोनों नर युग्मक यहाँ पर मुक्त कर रहा है। एक नर युग्मक जो है वो इसके साथ में संलयन कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं अंड कोशिका, और आगे वाला नर युग्मक जो है वो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन कर रहा है, जिसको अपन बोल रहे हैं भ्रूणपोष। तो केंद्रीय कोशिका जो है उससे तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जबकि अंड कोशिका निषेचन के पश्चात जो है वो युग्मनज का निर्माण करती है। अब भ्रूणपोष भी कई तरीके का होता है। भ्रूणपोष की अगर हम बात करते हैं तो भ्रूणपोष जो है वो 2-3 तरीके का होता है। कुछ भ्रूणपोष ऐसे भी होते हैं जिनमें केवल केंद्र की केंद्रक होते हैं, कोशिकाएं बिल्कुल नहीं होती है, तो उनको कहा जाता है मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष। जैसे हम नारियल पानी का उदाहरण देखते हैं, हरा नारियल जो पीने का पानी वाला होता है उसमें केवल लिक्विड होता है, मतलब कोशिकाएं नहीं बनी हुई है, उसको मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष कहा जाता है। उसी के बाद हम राखी वाले नारियल की बात करते हैं, जो राखी के रक्षाबंधन के पर्व पर हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें कुछ खोपरे की मात्रा भी होती है और कुछ नारियल पानी की मात्रा भी होती है। वो एक प्रकार का हेलोबियल भ्रूणपोष है। हेलोबियल का मतलब है कि आधे केंद्रक जो हैं उन्होंने कोशिका द्रव्य विभाजन के द्वारा कोशिकाएं बना ली है और बाकी के जो केंद्रक है वो नहीं बना पाए हैं, मतलब आधा केंद्रकीय है और आधा कोशिकीय है, उसको हेलोबियल भ्रूणपोष कहा जाता है। और तीसरा जो प्रकार है, जो एक परिपक्व नारियल जो हम जनरली पूजा वगैरह में काम में लेते हैं, मंदिर में अनुष्ठान में, वो एक कोशिकीय भ्रूणपोष को प्रदर्शित करता है। तो ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है जो त्रिसंलयन से बनी थी, त्रिगुणित कोशिका, ये कोशिकाएं जो है वो बार बार विभाजन करके और इस तरीके से कोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण करती है। और ये भ्रूणपोष इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वास्तव में यही भविष्य में जो भ्रूण होगा उसको पोषण प्रदान करता है। कुछ ऐसे विशेष उदाहरण अपवाद स्वरूप भी हैं कि भ्रूणपोष के साथ साथ बीजांडकाएं भी बीजों में देखी जाती है, उनको परिभ्रूणपोष कहा जाता है, जैसे कि काली मिर्च और चुकंदर में है। अब हम बात करते हैं कि निषेचन के बाद क्या होता है। तो निषेचन के बाद फिर से एक डायग्राम है, उसकी सहायता से हम देखेंगे कि देखिए इस तरीके से सहायक कोशिकाएं जो है वो अपभ्रष्ट हो चुकी है, जैसे परागनली एंटर हुई थी तो वो खराब हो चुकी है और ये अंड कोशिका की जगह जो है वो युग्मनज बन गया है, द्विगुणित युग्मनज। और बीच वाली जो केंद्रीय कोशिका थी जिसमें 2 अलग अलग ध्रुवीय केंद्र थे, वो अभी संलयन के पश्चात, त्रिसंलयन के पश्चात एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना चुके हैं और इस पूरी केंद्रीय कोशिका का नाम हो गया प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। अब निषेचन के बाद जो है वो बीजांड की संरचना कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ पर युग्मनज है द्विगुणित, यहाँ पर भ्रूणपोष है त्रिगुणित और ये प्रतिभाशांत कोशिकाएं जो है वो भी लगभग नष्ट हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। अब ये सारी संरचना जो भ्रूणपोष वगैरह है ये तो पोषण का काम करेगा, लेकिन आगे संतान बनाने के मामले का जो रोल है सत्य निषेचन का होगा, जिसे हम युग्मनज मान रहे हैं क्योंकि सत्य निषेचन का प्रोडक्ट है युग्मनज। अब युग्मनज को यहाँ पर अलग से जूम करके देखा है आगे क्या होता है। तो युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है। देखो एक कोशिका थी युग्मनज द्विगुणित कोशिका, उससे 2 द्विगुणित कोशिकाएं बनेगी। अब आगे के सारे विभाजन जो होंगे वो समसूत्री होंगे क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन केवल युग्मक निर्माण तक ही सीमित होता है। तो 2 कोशिकाएं बनी, उसके बाद 4, 8, 16 ऐसे करते करते फाइनली एक गोलाकार भ्रूण की आकृति बन गई। ये गोलाकार भ्रूण जो है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता जाता है और ये हृदयाकार भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हार्ट शेप्ड जो हृदयाकार भ्रूण है इसको अगर आप देखोगे तो इसमें एक निलंबक जैसी संरचनाएं होगी, जिसके सहायता से ये भ्रूण का ये हिस्सा जो है वो लटका हुआ रहेगा क्योंकि मुख्य भ्रूण वाला भाग यही है। जैसे यहाँ पर ये गोलाकार भ्रूण है, उसी तरीके से यहाँ पर ये हृदयाकार भ्रूण है। ये ऊपर वाली संरचनाएं जो है वो अवशेष ये धीरे धीरे ये नष्ट होती जा रही है। आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ रहा है। निलंबक कह रहे हैं। हृदयाकार भ्रूण जो है वो बाद में एक परिपक्व या प्राक भ्रूण कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें
बीज पत्र, मूलांकुर और प्रांकुर जैसी संरचनाएं जो है वो दिखाई देती है। मूलांकुर नाम से पता लग रहा है, ये जब बीज उगता है तो ये जड़ का निर्माण करता है, ये वाला हिस्सा, इसलिए इसका मूल अंकुर से मूलांकुर नाम हो गया है। उसी तरीके से प्ररोह भाग का निर्माण करता है प्रांकुर, इसलिए उसका नाम हो गया प्रांकुर। अब ये मूलांकुर और प्रांकुर जो है वो मिलकर ही पूरे भ्रूण अक्ष का निर्माण करते हैं। और ये भ्रूण अक्ष जो है वो एक बीज पत्रियों में और द्विबीज पत्री पादपों में अलग अलग देखने को मिलता है। इसको भी हम फिर से एक डायग्राम की सहायता से देखेंगे। ये देखिए एक डायग्राम है, और इस डायग्राम को अगर आप देखोगे गौर से तो ये देखो, ये पहला वाला जो चित्र जहां पर मैं दिखा रहा हूं, ए लिखा हुआ है, ये एक बीज पत्री भ्रूण को दर्शा रहा है, जिसमें इस तरीके से आप देखोगे तो ये प्रांकुर है, ये बीज पत्र है, सॉरी ये नाम थोड़ा गलत लिखा हुआ है इस डायग्राम में, ये द्विबीजपत्री भ्रूण है और ये एक बीजपत्री भ्रूण है। क्योंकि देखो यहाँ पर आपको दो बीज पत्र देखने को मिलेंगे, तो ये द्विबीजपत्री है। ये भ्रूण का मुख्य अक्ष है, ऊपर वाला भाग प्रांकुर कहलाता है, नीचे वाला भाग मूलांकुर कहलाता है। कई बार आपने प्लांट्स उगते हुए देखे होंगे बरसात के दिनों में, तो उनमें पत्तियां जो निकलती है वो ऐसे दो ढक्कन वाली चीजों के बीच में से निकलती है, उन्हीं को बीज पत्र कहते हैं। ये देखो ये प्रांकुर है, यहाँ से पत्तियां निकलेगी और ये ढक्कन की तरह यहाँ पर बंद रहेगा। जैसे जैसे पत्तियां बाहर लॉन्च होगी, ये दोनों बीज पत्र जो है वो टूट के फाइनली गिर जाएंगे। और इस तरीके से हम देखते हैं एक बीज पत्री की संरचना। तो एक बीज पत्री में जो बीज पत्र होता है उसको स्कूटेलम कहा जाता है। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो भ्रूणी अक्ष है वो बिल्कुल अलग होता है। ये एक बीज पत्री का है, इसमें प्रांकुर है, मूलांकुर है। प्रांकुर और मूलांकुर के ऊपर सुरक्षात्मक आवरण बने हुए जिन पर चोल नाम दिया गया है। प्रांकुर के ऊपर प्रांकुर चोल है, मूलांकुर के ऊपर मूलांकुर चोल है। उसके अलावा जड़ की और सुरक्षा के लिए मूल गोप जैसी चीज भी दिखाई गई है। मूल गोप का मतलब है कि ये जड़ के ऊपर टोपी जैसी सुरक्षात्मक आवरण है, और ये सुरक्षात्मक आवरण जो है वो जड़ को मृदा में सुरक्षित रखता है। जब आगे वृद्धि करती है, जड़ अंदर घुसती है, तो उसमें नुकसान या डैमेज नहीं होने देता है, नष्ट नहीं होने देता है। अब बात हम करेंगे उसके बाद बीज के बारे में। ये भ्रूण और ये सारी चीजें जो है वो बीज में, क्योंकि धीरे धीरे अब बीजांड जो है वो बीज के रूप में विकसित होता जा रहा है। तो ये देखिए आप एक द्विबीजपत्री पादप को देखेंगे तो ये बीज पत्र हैं दोनों, और दोनों बीज पत्रों के बीच में इस तरीके से बीजांड द्वार जो है वो दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से ये आप देखोगे तो ये एक अरंड का बीज आई थिंक है। अरंड का बीज देखोगे तो ये देखो इसमें बीज पत्राधार है, ये बीज पत्र है, भ्रूणपोष है, और ये पूरा बीज का आवरण है। और इसको दूसरे सेक्शन से देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आप जो देख रहे हैं वो एक बीज पत्री बीज है। इसमें ये देखिए ये भ्रूणपोष वाला हिस्सा है, इसके अलावा ये स्कूटोलम है। ये गेहूं को अपन ऐसा मान सकते हैं। इसके चारों तरफ जो छिलका होता है उसको फलभित्ति कहते हैं। भ्रूणपोष और स्कूटेलम के बीच में ये जो पीले कलर की एल्यूरोन परत पाई जाती है प्रोटीन की, और ये वाला हिस्सा जो है वो भ्रूण का है। कई बार हम देखते हैं कि गेहूं का दाना जो है वो बीच में से कटा हुआ भी होता है, तो उसमें अंकुरण की क्षमता होती है, क्योंकि नीचे वाले हिस्से में एग्जैक्टली भ्रूण अक्ष पाया जाता है। उसी तरीके से ये और दूसरा बीज है कोई नई वेराइटी का। इसकी स्ट्रक्चर बाहर से देख रहे हो थोड़ी अलग दिख रही है, लेकिन अंदर जो है वो पैटर्न वही होता है कि एक बीज पत्र है और मूलाग्र मतलब ये मूलांकुर वाला हिस्सा है, और प्ररोह शीर्षस्थ विभुजोत का मतलब ये प्रांकुर वाला हिस्सा है। प्रांकुर और मूलांकुर दोनों मिलकर ही जो है वो पूरे बीज अक्ष का, भ्रूण अक्ष का निर्माण करते हैं। अब होता यह है कि बीज जो है वो लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम होता है। बीज क्या होता है? लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम होता है। और ये परिणाम जो है वो इस तरीके से देखा जाता है, जिसको हम आराम से बोर्ड पे कुछ एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझ सकते हैं। तो आप लोग फिर से बोर्ड पर मेरे साथ आइए कि बीज जो होता है वो एग्जैक्टली लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है। जैसे जंतुओं में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद जो होता है वो कोई संतान होती है, और वो गर्भावस्था के बाद उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो गर्भावस्था जैसी कोई चीज नहीं होती है। हाथों हाथ जैसे ही निषेचन हुआ उसके कुछ समय पश्चात ही युग्मनज जो है उसका विकास हो जाता है, और विकास होकर भ्रूण का निर्माण होता है। अब भ्रूण जो है वो बीज से बनता है। इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो हमने बात करी थी ये अंडाशय का हिस्सा था, और इस अंडाशय वाले हिस्से में हमने बीजांड संरचना की बात की थी।
ये बीजांड वाली संरचना जो है, तो अब ये अंडाशय जो है वो निषेचन के बाद भविष्य में परिपक्व हो जाएगा। तो अंडाशय परिपक्व जब हो जाएगा तो परिपक्व होने के बाद ये फल के रूप में, फ्रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम सामान्यतः फल कहते हैं। और जिसे हम अब तक अपरिपक्व दशाओं में निषेचन से पहले बीजांड बोल रहे थे, ये बीजांड वास्तव में परिपक्व होने के पश्चात बीज के रूप में काम करेगा। अब बीज को अगर हम देखते हैं तो बीज बीजांड से डेवलप हुआ है, तो हमें यहाँ पर समझना होगा कि बीजांड के जो अध्यावरण है, बीजांड और ये बीज दोनों को कंपेयर करते हुए देखते हैं। बीजांड के जो अध्यावरण है, जो बाहर वाली दोनों परतें हैं जो हम यहाँ डायग्राम में कल से देख रहे थे, ये अध्यावरण जो है वो बीज के आवरण की तरह काम करेंगे, जिसे हम बीज चोल या बीज आवरण कहते हैं। जनरली हम दो अध्यावरणों की बात करते हैं, तो बीज चोल भी दो होते हैं, जिनका मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर। एक का नाम होता है टेगमेन और एक का नाम होता है टेस्टा। टेगमेन और टेस्टा नाम की दो बीज चोल की परतें, बीज आवरण की परतें पाई जाती है। एक थोड़ा कठोर होता है, अंदर वाला थोड़ा नरम होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो अध्यावरण के बाद वाला जो हिस्सा है, अध्यावरण के बाद वाला जो हिस्सा है उसमें हम बात कर रहे हैं युग्मनज। तो युग्मनज जो है उससे भ्रूण का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं भ्रूणीय अक्ष बनता है, जो भविष्य में उगने की क्षमता रखता है। और बाकी जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका थी, जो त्रिसंलयन के पश्चात बनी थी, ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका जो है वो समसूत्री विभाजन करके पूरे भ्रूणपोष का निर्माण कर लेती है, पूरे भ्रूणपोष का निर्माण कर देती है। अब सामान्यतः हम किसी बीज को देखते हैं, जैसे हम एक डायग्राम की सहायता से एक मैं टिपिकल बीज बनाने जा रहा हूँ, लगभग चने के बीज के समान। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो एक चने का बीज है, और इसको हम ध्यान से देखोगे तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होती है। अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं तो सबसे बाहर वाला जो आवरण होता है उसको तो अपन क्या बोल रहे हैं, सबसे बाहर वाला जो आवरण होता है उसको अपन बोल रहे हैं बीज चोल, जो ये अध्यावरण से और इनसे बना है। उसके अलावा युग्मनज से जो भ्रूणी अक्ष बनता है, वो भ्रूणी अक्ष जो है वो लगभग यहीं आसपास इस तरीके से होता है, इस जगह पर। और भ्रूणपोष जो है वो इसके आसपास का हिस्सा होता है जो इसको पोषण प्रदान करता है। उसके अलावा ये जो बीजांड द्वार वाला हिस्सा था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, बीजांड द्वार बोल रहे थे, ये बीजांड द्वार जो है वो यहाँ पर भी मौजूद होता है, और यहाँ पर ये जनन छिद्र की तरह काम करता है। जनन छिद्र की तरह काम करने का मतलब है कि जब अनुकूल परिस्थितियां करेगी तो ये बीज का अंकुरण करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंकुरण कैसे प्ले करता है कि जनन छिद्र की सहायता से इस बीज के अंदर O2 और जल की आपूर्ति हो जाती है। अनुकूल परिस्थिति का मतलब है कि जैसे ही उस ऋतु के अनुसार, तापमान के अनुसार जल और ऑक्सीजन मिलती है तो बीज अपने आप अंकुरित हो जाता है, या भ्रूणी अक्ष की वृद्धि होती है, जिससे नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा अब तक की जानकारी के अनुसार, कि जनरली सभी प्लांट्स जो होते हैं उनमें निषेचन के पश्चात बीज बनता है, जो कि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद माना जाता है, और बीज से ही नई संतान या नए पेड़ की उत्पन्न होने की संभावना रहती है। लेकिन प्यारे मित्रों, अंडाशय जो है वो परिपक्व होने के बाद फल बन जाता है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा देखा जाता है कि फल जो है वो अंडाशय के अलावा किसी दूसरे भाग से बन जाते हैं, या बिना निषेचन के भी बन जाते हैं। जैसे कि सेब की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम एप्पल बोलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, ये सेब जो है वो अंडाशय से नहीं बनता है एग्जैक्टली, और सेब जो है वो पुष्पासन, जो फूल के नीचे का, मतलब इस अंडाशय के भी नीचे का हिस्सा जो बेस होता है, जिसको हम इस तरीके से डंठल के साथ बनाते हैं, उस पुष्पासन के द्वारा सेब जो है वो निर्मित होता है, थैलेमस के द्वारा निर्मित होता है। और जो हम बीज देखते हैं उसमें वो बीज भी एग्जैक्टली नकली होते हैं, मतलब अगर उनको उगाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी नहीं उगते हैं। तो सेब जो है वो पुष्पासन से विकसित होता है, और इसलिए इसको वास्तविक फल नहीं कहा जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको आभासी फल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आभासी फल, मतलब फल जैसा लग रहा है ये, लेकिन बायोलॉजिकली फल नहीं है सेब, क्योंकि ये
फल जो है वो अंडाशय से नहीं बना है, बल्कि किससे बना है? पुष्पासन से बना है। जबकि जनरली बायोलॉजी ये क्या कहती है कि अंडाशय के परिपक्व होने पर ही फल का निर्माण, जैसे आम है वो अंडाशय के परिपक्व से बनता है। बाकी की आप भी सब्जियां देखते हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची है, बैंगन है, लौकी है, जो भी आप देखते हैं वो सभी अधिकतर जो है वो अंडाशय के परिपक्व से तैयार होने वाले फल है, फूल के बाद जो डेवलप होते हैं। लेकिन सेब में ऐसा नहीं होता है, फूल तो होते हैं लेकिन उनमें सेब जो फल होता है वो पुष्पासन से विकसित होता है, इसलिए ऐसे फलों को क्या कहा जाता है? आभासी फल कहा जाता है। लेकिन जो वास्तव में निषेचन के बाद अंडाशय से बनते हैं, जो वास्तव में निषेचन के बाद अंडाशय से निर्मित होते हैं, जैसा कि हम आम की बात कर रहे थे, मैंगो की बात कर रहे थे, इस प्रकार के फलों को सत्य फल कहा जाता है। सत्य फल कहा जाता है या वास्तविक फल भी कह सकते हैं, या कई बार इनको ट्रू फ्रूट्स भी कहते हैं, और आभासी फल को जो है वो फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। तो ये बात एक एक्स्ट्रा जानकारी की थी कि फल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जो अंडाशय से बनते हैं उनको सत्य फल कहा जाता है, और अंडाशय के अलावा किसी दूसरे भाग से बनते हैं उनको असत्य फल या आभासी फल कहा जाता है। इसके अलावा एक और चीज हम डिस्कस करने यहाँ जा रहे थे, निषेचन के बाद ये सारी घटनाएं हो रही थी, लेकिन कुछ जीवों में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। और जब बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो इस ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहा जाता है। जब बिना निषेचन के ही फलों का निर्माण होता है, ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहा जाता है। और अनिषेक जनित फल जो है उनकी खास बात होती है कि जब निषेचन ही नहीं हुआ तो उनमें बीज होने की संभावना नहीं होती है। और इसका सबसे बेहतर उदाहरण जो है, जो मार्केट में केला देखते हैं, जो खाने वाला केला है, बनाना है, वो जनरली बिना बीज वाला ही हमें उपलब्ध होता है, तो इन्हें बोलते हैं हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये देखिए एक डायग्राम की सहायता से मैं आपको फिर से शो कर रहा हूँ ये चीजें। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक सेब को काट कर दिखाया जा रहा है। सेब में जो खाने वाला हिस्सा है आप देखेंगे तो इसको देखो, यहाँ पर भी पुष्पासन लिखा हुआ है, और ये वाला जो हिस्सा है, जो बीज वाला हिस्सा है, इसको अंड बीज कहा जा रहा है, ये वास्तव में बीज नहीं होते। उसी तरीके से स्ट्रॉबेरी जो है, स्ट्रॉबेरी उसमें भी ऐसा ही है कि खाने वाला हिस्सा जो है वो पुष्पासन से बना हुआ है, और वास्तविक बीज इसमें भी नहीं पाया जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मित्रों, ये चीज हमें समझनी होगी कि कुछ फल जो हैं वो निषेचन के बाद अंडाशय से बनते हैं, अंडाशय से विकसित होते हैं, जैसे आम है, ज्यादातर हमारी सब्जियां हैं, उनको हम यथार्थ फल या वास्तविक फल कह सकते हैं। जबकि बाकी सेब और केले जैसे में बिना निषेचन के, स्ट्रॉबेरी में भी बिना निषेचन के फल बनते हैं। तो इस घटना को हम पूरी तरीके से असत्य फल कहेंगे या अनिषेक जनित फल कहेंगे, जिनमें बिना निषेचन के ही होता है। अब बात करते हैं बीज के जीवन अवधि की। बीज जो है वो जीवन अवधि उनकी बहुत अलग अलग होती है, और अनुकूल मौसम तक बीज जो है वो बिल्कुल साइलेंट या निष्क्रिय तरीके से बिल्कुल निम्न स्तर तक अपनी उपापचयन प्रक्रियाओं को रखता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सोया हुआ रहता है, और बीज की इस सोई हुई अवस्था को प्रसुप्ति कहा जाता है, डोरमेंसी कहा जाता है। डोरमेंसी का समय जो अलग अलग बीजों में अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ल्यूपिनस आर्कटिकस टुंड्रा प्रदेश से 10,000 वर्ष पुराना बीज प्राप्त किया गया है, जिसमें जनन की क्षमता थी, मतलब उस बीज को उगाकर वैज्ञानिकों के द्वारा देखा गया जीवाश्मों से प्राप्त बीज को, ल्यूपिनस आर्कटिकस 10,000 वर्ष पुराना बीज। उसी तरीके से किंग हेराल्ड, मृत सागर के पास किंग हेराल्ड का एक पुराना महल था, उसमें फोएनिक्स डेक्टिलीफेरा नाम के 2000 वर्ष पुराने खजूर का बीज मिला था। उस खजूर को भी वैज्ञानिकों ने उगाकर देखा है, तो वो सफलतापूर्वक उग गया उससे खजूर का पेड़। तो 2000 वर्ष पुराना बीज भी प्यारे मित्रों उगने की क्षमता रखता है। लेकिन ये क्षमताएं जो होती है वो हर प्रजाति के पादपों में अलग अलग तरीके से देखी जाती है। अब हम बात करते हैं एक नए मुद्दे की, जिसको हम कहते हैं असंग जनन। असंग का मतलब है कि नर और मादा साथ साथ आए नहीं, संग संग कुछ हुआ ही नहीं, और बिना संग के ही जनन हो गया, तो इसे हम कहेंगे असंग जनन। असंग जनन जो होता है वो बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है।
ये तो हम बात कर रहे थे कि बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, उसे अनिषेक जनित फल कहेंगे। लेकिन अगर बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है तो उसे असंग जनन कहा जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीजांडकाय की कोशिकाएं जो होती है वो बिना निषेचन के ही अपने आप वृद्धि को आगे बढ़ाने लगती है। तो असंग जनन जो है वो एक प्रकार से अलैंगिक जनन है। और आजकल जो मार्केट में हाइब्रिड बीज आ रहे हैं जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, उनको असंग जनन द्वारा ही डेवलप करने के लिए काफी अनुसंधान और खोज कार्य चल रहा है, ताकि भविष्य में किसानों को भी ऐसे बीज तैयार करने की कोई टेक्निक दे दी जाए जिससे हाइब्रिड बीज बार बार खरीदना नहीं पड़े। बहुत महंगे बीज है। हालांकि मुझे इन कंपनियों की बातों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि ये कोई भी कमाई का सौदा जो है वो किसानों के हाथ में नहीं देंगे। किसानों का भला करने के लिए बीज वाली कंपनियां और उद्योगपति बिल्कुल भी नहीं है मेरे विचार में। ये मेरा निजी विचार है। उसके बाद हम बात करते हैं बहुभ्रूणता की। कुछ बीज ऐसे होते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो कि नीचे एक सीड दिया गया है, ये नींबू का बीज है। आप देख रहे हैं ये टेस्ट ट्यूब में एक नींबू का बीज रखा हुआ है एक जाली के ऊपर, और ये पोषक माध्यम में रखा हुआ है टेस्ट ट्यूब में। इस वजह से ये जैसे ही जल और ऑक्सीजन इसके अंदर जा रहा है वैसे वैसे इस बीज में अंकुरण हो रहा है। ये देखो, ये दोनों इसके बीज पत्र है और बीच में से प्ररोह वाला भाग निकल रहा है और नीचे मूलांकुर वाला भाग जो है वो गति कर रहा है। और आगे वाले डायग्राम में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखोगे 2 प्ररोह दिखाई दे रहे हैं और नीचे 2 मूल दिखाई दे रहे हैं। और आगे देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 अलग अलग प्लांट्स डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बीज एक ही था, लेकिन इससे 2 पादप जो है वो उग रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसा हुआ है कि भ्रूण कोश में बीजांडकाय की कोशिकाएं घुस गई है और बीजांडकाय की कोशिकाएं भ्रूण कोश में घुसकर अपने आप ही अलग भ्रूण का निर्माण कर रही है। तो एक भ्रूण तो वो डेवलप हो रहा था जो निषेचन के बाद युग्मनज से होना ही था, जिसे हमने इतनी जद्दोजहद से डायग्राम के द्वारा समझा है। लेकिन उसके चारों तरफ का जो आवरण है बीजांडकाय का, उसकी एक कोई कोशिका गलती से भ्रूण कोश के एरिया में घुस जाती है तो वो भी उसके प्रभाव में आकर अपने आप ही भ्रूण का निर्माण करने लगती है। इसे बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है, जो सामान्यतः सिट्रस पादपों में, नींबू, नारंगी, मौसमी जैसे पादपों में और आम में देखने को मिलता है। कि आम की गुठली में भी कई बार ऐसा होता है कि एक गुठली जो होती है उससे 2 पेड़ जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम ये बात कर रहे थे पादप प्रजनन के बारे में। लगभग मैंने सभी शीर्षकों को वाइंड अप करने की कोशिश की है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि किस तरीके से एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नीट 2018 में पूछा गया है कि किस यौगिक ने पराग कणों को जीवाश्म के रूप में संरक्षित करने में सहायता की है। किस यौगिक ने पराग कणों को जीवाश्म के रूप में संरक्षित करने में सहायता की है। और ऑप्शन में परागकीट, सेल्यूलोजिक इंट्राइन, तेलीय पदार्थ और स्पोरोपोलेनिन है। आप सभी को पता है कि स्पोरोपोलेनिन एक अत्यंत स्थायी जैविक पदार्थ है जो पराग कणों को लंबे समय तक संरक्षण दे सकता है, इसलिए सही उत्तर जो है उसका डी होगा। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया इसी चैप्टर से, वो है पंख युक्त परागकण किनमें पाए जाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे पंख युक्त परागकण उनमें पाए जाते हैं जिनमें वायु के द्वारा परागण होता है। और वायु के द्वारा परागण किसमें होता है? पाइनस में होता है, डी ऑप्शन। सरसों में नहीं होता है। सरसों में आप देखते हैं मधुमक्खियों का बहुत रोल होता है, शहद बनाने के लोग आते हैं हमारे क्षेत्रों में। साइकस और आम में भी नहीं होता है। पाइनस जो है उसमें परागकण जो है वो पंख युक्त होता है और वो हवा में उड़कर आराम से करता है, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में जनरली देखा जाता है। तीसरा जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन पूछा गया है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? द्विनिषेचन क्या है? तो लास्ट वाला ऑप्शन देखो, इसमें थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई है, लेकिन सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन मतलब सत्य निषेचन और त्रिसंलयन जो है उसी को डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन कहा जाता है। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो अगला क्वेश्चन जो है वो चौथा है, नीट 2017 में पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन जो है वो नीट 2017 में पूछा गया है, जिसे आप देख सकते हैं। अधिकांश आवर्त बीजों में क्रियाशील मेगास्पोर मतलब गुरु बीजाणु किसमें विकसित होता है?
तो गुरु बीजाणु जो है वो भ्रूण कोश में विकसित होता है। भ्रूण एंडोस्पर्म का मतलब होता है भ्रूण पोष, जो 3 संलयन के बाद बनता है। भ्रूण आप जानते ही हो, बीजांड आप जानते हो। तो ये बात कर रहे हैं कि गुरु बीजाणु या मादा युग्मकोद्भिद कहाँ बनता है, तो वो भ्रूण पोष में बनता है, जिसको अपन ने 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक वाली अवस्था बोला था। प्रलोभक को पुरस्कार किसके लिए आवश्यक है? प्रलोभक को पुरस्कार किसके लिए आवश्यक है? तो जल को इनाम देने की जरूरत नहीं है, निर्जीव है, वायु भी इनाम में नहीं समझती है, बंद पुष्पिता में तो कतई जरूरत नहीं है कि बंद है फूल तो कोई आएगा ही नहीं, वहां पर स्वयं 100% होना है। तो अपने आप ही ऑप्शन जो है वो कीट परागण आता है, क्योंकि ये प्रलोभ, सुगंध और मकरंद की जो हम बात कर रहे थे, सुगंध और मकरंद का आकर्षण जो है या इनाम जो है वो कीटों को मिलता है, मधुमक्खी और तितली जैसे कीटों को। इसलिए कीट परागण कीटों को आकर्षित करने के लिए फूलों में रंग, गंध और मधु जैसे पुरस्कार होते हैं। वेरी गुड। अगला है 6ठा प्रश्न, द्विलिंगी पुष्पीय पौधा किसे रोकता है? द्विलिंगी पुष्पीय पौधा किसे रोकता है? तो द्विलिंगी पौधे जो है वो अलग अलग ऑप्शन है, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में कि द्विलिंगी जो है वो किसको रोकता है। द्विलिंगी पुष्पीय पौधा किसे रोकता है? स्वपरागण और परपरागण, परपरागण और परपरागण, स्वपरागण और परपरागण, बंद पुष्पिता और परपरागण। तो यहाँ पर आप देखे हुए कि एक थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को दिख रहा है कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन जो है वो एक जैसे लग रहे हैं, एक ही है। तो यही ऑप्शन सही है, स्वपरागण और क्योंकि द्विलिंगी पौधों में नर और मादा फूल जो है वो अलग अलग पौधों पर होते हैं, जिससे स्वपरागण और परपरागण नहीं होता। द्विलिंगी पौधा है, द्विलिंगी इसलिए ऐसा इसमें देखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अधिकांश आवर्त बीजियों में कौन सा स्टेटमेंट सही है? अंडाणु में फिलीफॉर्म उपकरण होता है, कई एंटीपोडल कोशिकाएं होती है, मेगास्पोर मदर कोशिकाओं में अपचयन विभाजन मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है, भ्रूण कोश में एक छोटा केंद्रीय कोश होता है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें मेरे हिसाब से सही है कि मादा युग्मकोद्भिद कोशिकाएं जो होती है उनमें अपचयन विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, उनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक ही सक्रिय रहता है। तो ये सारी बातें उसके लिए हम पढ़ चुके हैं, आराम से समझ सकते हैं। मेगास्पोर मदर कोशिका मतलब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोटिक विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें 4 मेगास्पोर बनते हैं। अगला क्वेश्चन है पराग कोश के तंतु का निकटतम सिरा किससे जुड़ा होता है? पराग कोश के तंतु का निकटतम सिरा किससे जुड़ा होता है? तो प्लेसेंटा है, थैलेमस है, पराग कोश है या संयोजक है? तो सही आंसर जो है वो थैलेमस या पंखुड़ी है, क्योंकि पराग कोश जो है वो पुमंग से जुड़ी हुई संरचना है, और पुमंग जो है उसका अगर हम नीचे वाला भाग देखें, तंतु वाला भाग पुमंग का तंतु, तो वो या तो पुष्पासन से जुड़ा होगा जिसको हम थैलेमस बोलते हैं, या फिर किसी केस में वो पंखुड़ियों से भी जुड़ा हो सकता है, जिसको अपन एपिपेटल्स कहते हैं। एपिपेटल्स का मतलब है पंखुड़ियों के ऊपर ये जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से कई क्वेश्चन आते हैं, और भी क्वेश्चन मैं आपको आगे दिखाऊंगा, शेयर करूंगा। ये हम बात कर रहे थे पादप प्रजनन की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और भी कुछ ऐसी जानकारियां इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो वो छोटी मोटी जानकारी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके से मेरा जोश बढ़ाने के लिए और इस मुहिम को और स्पीड से, तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए, समाज में विज्ञान के प्रचार प्रसार को फैलाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस चैनल की जानकारी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी इससे जुड़े हुए आपके मन में सवाल हैं, ये आप जो पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उन्हें कमेंट करके आप पूछिए। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।